Welcome students. Today we discussed again about the stability, reactivity, formation, structure and the reactions of the reaction intermediates. मैंने आपको कहा है कि 6 तरह के अभिक्रिया के मध्यवर्ती हैं। पहला मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब इनके स्थायित्व के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। इनकी स्टेबिलिटी क्या है? तो एक बात ध्यान रखिए कि कोई भी स्पीशीज या रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, उसकी जो रिएक्टिविटी है वो यदि ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। रिएक्टिविटी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम। मोर विल बी द रिएक्टिव, less will be the stable. So we have to discuss here the stability, or we can say the reactivity of carbonium ion in detail. So here stability of carbonium, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है और एवरी ईयर ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर। तो स्टेबिलिटी से हम क्या समझते हैं? तो वी हैव टू डिस्कस हियर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। जो हमारा पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो है कार्बोनियम आयन। और कार्बोनियम आयन के अंदर क्या होता है कि सेंट्रल कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ रिएक्टिविटी इसकी जहाँ कम है वहाँ ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसकी जो रिएक्टिविटी है कार्बोनियम आयन की, वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है पॉजिटिव चार्ज पर। इसका पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा अधिक होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा, उतनी इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी और ये आक्रामक रूप से अभिक्रिया कर पाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी कम होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट का क्या इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। प्रतिस्थापनों का प्रभाव। मान लीजिए कोई कार्बोनियम आयन है और उसमें कुछ ऐसा ग्रुप लग गया, साथ में लगा हुआ हो। यहाँ पर मैं इस साइड में कर देता हूँ। तो कार्बोनियम आयन है और यदि यहाँ पर एक ग्रुप लगा हुआ है जी, और जी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन देने वाला है, डोनेटिंग ग्रुप है। रिपेलिंग इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है। यानी इसका प्रभाव कैसा है? प्लस आई इफेक्टिव फैक्टर, प्लस आई प्रेरक प्रभाव वाला कोई से बोलेगा। वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन देता है कोई ग्रुप। अब क्या होता है कि ये ग्रुप यदि इलेक्ट्रॉन देगा तब क्या होगा? कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अभी अभिक्रिया आसानी से नहीं करेगा क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो तो इसको मिल गई। तो इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है तो फिर क्यों अभिक्रिया करेगा? इसलिए यहाँ पर यदि ये बात ध्यान रखना कि कार्बोनियम आयन में ऐसा समूह हो जिसका प्लस आई प्रभाव हो तो वो क्या करेगा? मोर स्टेबल विल बी स्टेबिलिटी, मोर विल बी द स्टेबिलिटी, और क्या हो जाएगा? लेस रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी इसकी कम हो जाएगी। अब आप देखेंगे ये मान लीजिए आपका कार्बोनियम आयन है और यहाँ ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। यानी कैसा प्रभाव है उसका? माइनस आई प्रभाव है। इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जो भी इलेक्ट्रॉन यदि आसपास में है वो भी क्या है? खींचे जा रहे हैं ग्रुप के कारण, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति कैसी? इलेक्ट्रॉन खींचने वाली, आकर्षण करने वाली। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होने से क्या हो जाएगा? रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, मोर रिएक्टिव। अब ये कैसा हो जाएगा? ज्यादा रिएक्टिव, रिएक्टिविटी से बढ़ जाएगी, मोर रिएक्टिव, एंड लेस विल बी द स्टेबिलिटी, लेस स्टेबल।
ये इसकी सब्स्टिट्यूएंट्स के आधार पर हम इसकी रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी को समझ सकते हैं। जैसे प्लस आई प्रभाव वाले कौन कौन से ग्रुप हो गए, जितने भी आपके एल्किल समूह हैं ये आप पढ़ चुके हैं। एल्किल समूह है, फिनाइल समूह है, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ये समूह उपस्थित होने से क्या हो जाएगा, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। और यहाँ पर ये माइनस आई प्रभाव वाले आपको पता है कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, NO2 है, CN है, हैलोजन है, CL है, Br है, CO ग्रुप है। ऐसे ग्रुप यदि होंगे तो क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। यदि कंपैरिजन करें, यदि हम आपको बताएं तो आप बताइए कि ये आपका एक तो ये CH3+ कार्बोनियम आयन है और एक यहाँ पर ये कार्बोनियम आयन है। इन दोनों में से कौन सा स्टेबल ज्यादा होगा, तो ये यहाँ पर स्टेबिलिटी की ज्यादा होगी क्योंकि ये कैसा है, लेस स्टेबल है। वैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है और क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो स्टेबिलिटी जो है इसकी कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी इसकी कम होगी। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है और रिवर्स ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी का। तो इस प्रकार से कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को हम समझ सकते हैं। एक और फैक्टर है जो कि कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को दर्शाता है और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जहां कहीं भी ऐसा फैक्टर होगा तो उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, माइंड में हम लोग को रखना है। तो कुछ ऑर्डर पर लिखता हूँ रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी का। तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर से हम ध्यान कर लेंगे तो रिएक्टिविटी उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप देखें, ये कुछ कार्बोनियम आयन की संरचना मैंने यहाँ लिखी है और ये स्टेबिलिटी है इनकी, ये घटते हुआ रिएक्टिविटी है इसकी। तो यहाँ देखें कि ये सबसे अधिक स्टेबल होता है टर्शियरी, ये स्टेबिलिटी का स्टेबिलिटी सबसे अधिक जो है वो तृतीय कार्बोनियम आयन, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी और फिर आपके मिथाइल। और ये मैंने आपको क्या है, रिएक्टिविटी का घटता हुआ क्रम है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, तो ये स्टेबिलिटी में हम इसको देखें तो इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। ये सबसे स्टेबल है, प्रतीक है ना, ये स्टेबल है, इसको हम ऐसे लिख देंगे स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी और वो रिएक्टिविटी। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, दो कारण से हम इसको समझ सकते हैं। एक तो इसके अंदर क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। यहाँ आप देखिए 3 मिथाइल समूह है, ये क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव चार्ज के प्रभाव को कम करने का प्रयास करेंगे इलेक्ट्रॉन देकर। तो इलेक्ट्रॉन यदि देंगे तो इससे क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे सेकेंडरी में ऐसे 2 है एल्किल समूह, तो ये क्या करेंगे, ये भी इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, लेकिन टर्शियरी में 3 है, इसमें 2 है, तो इसमें इसकी रिएक्टिविटी जो है वो इसकी तुलना में ज्यादा होगी। बट यहाँ पर क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी तृतीयक की तुलना में कम है। तो ये ऑर्डर है, हमेशा ध्यान रखें, तृतीय, द्वितीय, प्राइमरी और ये स्टेबिलिटी का घटता हुआ क्रम है। एक और फैक्टर मैंने आपको बताया था, वो है हाइपर कॉन्जुगेशन, अति पर संयुग्मन। अति पर संयुग्मन, इसकी मैंने चर्चा की थी जब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ाए थे। तो अति पर संयुग्मन में ये होता है कि कोई ऐसा सिस्टम हमारे पास है और उस सिस्टम के क्या है, अल्फा पोजीशन पे क्या हो, हाइड्रोजन हो, अल्फा पोजीशन पे क्या हो, हाइड्रोजन हो। तो वहां पर क्या होता है, एक विशेष प्रकार का रेजोनेंस होता है, एक अलग प्रकार से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का इसके अंदर ट्रांजिशन होता है और एक संरचना बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं, अति पर संयुग्मित अनुनादी संरचनाएं। और उनको साथ साथ में नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बंध नहीं होता है, इसलिए भी इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए मैं इसकी बात करता हूँ, CH3 CH2 ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन है। यहाँ पर आप देखेंगे ये सिस्टम है हमारा और उसकी अल्फा पोजीशन पे क्या है, कार्बन है
और कार्बन होने से इसके पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है। ये तीनों हाइड्रोजन क्योंकि एक ही है सिर्फ, ये अल्फा ही कहलाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रो कॉन्जुगेशन के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे किसके, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, और ये अतिपर संयुग्म की संरचना इस प्रकार से बन जाती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ के सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए, तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाता है और यहाँ हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, तो ये अतिपर संयुग्म है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ क्या हुआ है कि ये अल्फा हाइड्रोजन होने से एक और संरचना बन गई। तो जितनी ज्यादा संरचना किसी भी स्पीशीज की होती है, किसी इंटरमीडिएट की होती है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो ये स्टेबल है। अब इसकी तुलना इससे में कम है। इन दोनों में स्टेबल ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऐसी कितनी संरचना बन सकती है, टोटल 3 संरचना बन सकती है, टोटल 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। 3 अतिपर संयुग्मी अनुनादी संरचना होने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब आप देखें सेकेंडरी CH3 तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कितनी अतिपर संयुग्मी होगी, 6 संरचनाएं बनेंगी। ऐसी अतिपर संयुग्मी की संरचना कितनी होगी, 6 संरचना। ज्यादा संरचना है इसकी, इसलिए इसके 3 से इसकी तुलना में ये ज्यादा स्टेबल है। और लास्ट में जैसे टर्सरी मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये तृतीयक ब्यूटिल कार्बोनियम आयन में 9 हाइड्रोजन कैसे हैं, अल्फा हाइड्रोजन है। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन होने से क्या होगा, 9 प्रकार की हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचना होगी। तो जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचना किसी की होगी, उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो 2 फैक्टर है जिससे हम इसकी स्टेबिलिटी कार्बोनियम आयन की समझ सकते हैं, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा मैंने आपको बताया हाइपर कॉन्जुगेशन। और कहीं कहीं पे अनुनाद भी पॉसिबल है, रेजोनेंस के कारण भी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जिसमें ज्यादा रेजोनेंस है उसकी अनुनादी संरचनाएं ज्यादा बनती है, और अनुनाद से भी क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे यहां पर ये बेंजीन कार्बोनियम आयन है, बेंजीन कार्बोनियम आयन, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5CH2। अब यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाद यहाँ सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल सिंगल। इस प्रकार से ये कैसा है, संयुग्मी है। कैसा है ये, कॉन्जुगेटिव है, इसमें कॉन्जुगेशन है। संयुग्मी होने से इसमें क्या हो जाएगा, रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस होने से क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो सकते हैं और एक नई संरचना बनेगी। जहाँ अनुनादी संरचना होती है वहां हम कैसा तीर लगाते हैं, डबल हेडेड एरो। तो इस प्रकार से आप देखें, अब यहाँ कार्बन में डबल बॉन्ड हो गया और ये पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से अब ये पॉजिटिव चार्ज वलय में आ जाता है। ये अलग संरचना, ये और ये कंपाउंड एक ही है, केवल स्ट्रक्चर इसका अलग अलग है। और स्ट्रक्चर क्यों हुआ है यहाँ पर, डीलोकेलाइजेशन के कारण। और डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कैसा है, संयुग्मन है, कॉन्जुगेशन है। अब आप देखें यहाँ पॉजिटिव चार्ज होने से फिर ये इस प्रकार से डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल है और एक नई हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचना बन जाती है। इस प्रकार से अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाता है, एक और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है। और इस प्रकार से आप देखें कि एक बेंजीन वलय होने से यहाँ पर 3 अन्य संरचना भी पॉसिबल है। तो यदि 2 बेंजीन वलय है, जैसे ये C6H5CH C6H5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 ऐसे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी। और इसी प्रकार से यदि 3 पेनिल समूह होंगे तो ये कैसा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा।
तो ये स्टेबिलिटी जो है कार्बोनियम आयन की बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको ये देखना होता है कि इसमें कौन सा फैक्टर है, इंडक्टिव फैक्टर है, कॉन्जुगेशन है, और या फिर इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो इट इज ऑल अबाउट द कार्बोनियम आयन। नाउ वी हैव टेक द अनदर रिएक्टर इंटरमीडिएट व्हिच इज नोन एज द कार्बेनियन। एक दूसरा और रिएक्टिव इंटरमीडिएट है जिसको हम बोलते हैं कार्बेनियन। उस कार्बेनियन के बारे में थोड़ी हम आपको जानकारी यहाँ देना चाहेंगे। कार्बेनियन जैसा कि नाम है, एनियन का मतलब है ऋण आवेश। तो ऐसी स्पीशीज, ऐसे मध्यवर्ती अभिक्रिया के दौरान बनने वाले ऐसे मध्यवर्ती जिनमें कार्बन के ऊपर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। इसकी संरचना जो है इस प्रकार से समझी जा सकती है। सेंट्रल कार्बन जो है उसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और इसमें क्या होता है, उसके पास 3 सिग्मा बंध से वो बंधा हुआ है और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसा मध्यवर्ती जिसमें केंद्रीय कार्बन पर क्या है, ऋण आवेश है, 3 सिग्मा बंधों से बंधा हुआ है और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट है इसके पास। इसकी संरचना वैसे सामान्यतः ये कार्बन जो नेगेटिवली चार्ज है कार्बेनियन में, उसमें sp3 संकरण होता है। sp3 संकरित कार्बन है ये, और ये 3 sp3 संकरित कक्षक 3 sp3 संकरित कक्षक क्या करते हैं, सिग्मा बंध बनाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर है, वो कहाँ रहता है, चौथे sp3 संकरित कक्षक में रहता है। इसी प्रकार से इसकी संरचना इस प्रकार से भी हो सकती है। तो यहाँ ये sp3 संकरित कक्षक है, संकरण। इस कार्बन में क्या है, sp3 संकरण है, और इसका जो बंध कोण है वो है 109 डिग्री 28 मिनट। ये इसका बॉन्ड एंगल है, और इसकी ज्यामिति है वो है समचतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय या ट्राइगोनल पिरामिडल, या कैसी है, अमोनिया जैसी ट्राइगोनल पिरामिडल लाइक अमोनिया। इस दोनों एक्सट्रीम स्ट्रक्चर के बीच में एक और स्ट्रक्चर है जिसको ट्रांजिशन स्ट्रक्चर कह सकते हैं, और वहां पर ये क्या है, रैपिडली चेंज होता रहता है कार्बेनियन, और उसके अंदर थोड़ी देर के लिए जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का होता है, और वहां पर ये कार्बेनियन जो है वो sp2 संकरित अवस्था में होता है, उसमें sp2 संकरित अवस्था में होता है। और जो तीसरा p कक्षक है यहाँ अनहाइब्रिड, एक कार्बन के पास क्या रहेगा, sp2 है, एक अनहाइब्रिड जो है वेकेंट p कक्षक है, और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर रहते हैं, उस खाली p कक्षक में रहते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्बेनियन की संरचना होती है, और कार्बन में क्या है, नेगेटिव चार्ज है और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब टाइप्स ऑफ कार्बेनियन, टाइप्स ऑफ कार्बेनियन, तो जिस प्रकार से मैंने आपको कहा था कार्बोनियम आयन 3 प्रकार के होते हैं, इसी प्रकार से 3 प्रकार के कार्बेनियन भी होते हैं। वो है प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज यदि प्राइमरी कार्बन पे है तो वो है आपका प्राइमरी कार्बेनियन। फॉर एग्जांपल ये सभी संरचनाएं जो हैं वो प्राइमरी कार्बेनियन है, सभी में एक कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसमें नेगेटिव चार्ज है। दूसरे प्रकार का जो होगा आपका सेकेंडरी, तो प्राइमरी को प्लाज्मिक भी कहते हैं, 1 डिग्री भी कहते हैं, सेकेंडरी को द्वितीयक भी कहते हैं, और 2 डिग्री भी कहते हैं। तो ये सेकेंडरी के कुछ उदाहरण हैं। इट इज ए सेकेंडरी। और तीसरे प्रकार का होता है तृतीयक, 3 डिग्री, जिसमें जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन है वो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा है, तो उस प्रकार का कार्बेनियन कहलाता है तृतीयक कार्बेनियन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो ये तृतीयक कार्बेनियन के हैं। तो ये इसके प्रकार मैंने आपको बताया
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 प्रकार के कार्बोनियन हैं। तो लाइक कार्बोनियम आयन उसी प्रकार से इसकी स्टेबिलिटी के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसकी अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे और किन किन अभिक्रियाओं के दौरान ये बनता है उसके बारे में हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको कोई पूछना है, कोई डाउट्स है तो आप शेयर कर सकते हैं। गुड लक, थैंक यू वेरी मच।